हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 15 के लिए वीडियो नंबर 3 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखो पृथ्वी की संरचना कैसी होती है। तो जो पृथ्वी की संरचना है कुछ इस तरीके की होती है, जैसे प्याज होता है ना। तो उस प्याज के अंदर क्या होता है कि छिलके के ऊपर छिलका चढ़ा हुआ रहता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारी पृथ्वी की संरचना होती है। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि परत के ऊपर परत चढ़ी हुई रहती है, जैसे प्याज के अंदर छिलके के ऊपर छिलका चढ़ा हुआ रहता है। ठीक इसी तरीके से हमारी पृथ्वी की संरचना इस तरीके की है कि उसके ऊपर परत के ऊपर परत क्या होती है, चढ़ी हुई रहती है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी की संरचना परतों के रूप में जैसे प्याज के अंदर छिलके होते हैं, कुछ इस तरीके की पृथ्वी की संरचना है। दूसरी बात देखो कि ये पृथ्वी का केंद्र है मान लीजिए और ये इसकी सतह है। तो पृथ्वी के केंद्र से लेकर के इसके सतह के बीच की जो दूरी है वो लगभग आती है 3900 किलोमीटर। ऐसा अनुमान है कि ये जो दूरी है ये कितनी है, 3900 किलोमीटर है। लेकिन अभी तक किसी ने यहाँ केंद्र से यहाँ तक के बीच की दूरी नापी नहीं है, क्योंकि हम जब पृथ्वी की इस सतह से छिद्र करते हुए चलते हैं अंदर की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर अंदर की ओर छिद्र करते हुए चलते हैं, तो ये छिद्र अपन ने अभी तक 15 किलोमीटर से ज़्यादा तक नहीं कर पाए हैं। मतलब 15 किलोमीटर तक का जो पृथ्वी का धरातल है वो तो अपन खोद पाए हैं, यहाँ तक का छिद्र तो अपन कर पाए, लेकिन इससे आगे अपन जो धरती है उसके अंदर खोल या छिद्र नहीं बना पाए हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अपन अंदर चलते हैं वैसे वैसे पृथ्वी की सख्त परतें आती जाती है, कठोर परतें आती जाती है, जिनको तोड़ना हमारे लिए संभव नहीं होता है। ठीक, तो देखो एक बात यहां पर हमें याद रखनी है कि अंतरिक्ष के अंदर कई सारे पिंड होते हैं। तो उनमें से कई सारे पिंड ऐसे होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो क्षेत्र उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। कुछ पिंड ऐसे होते हैं अंतरिक्ष के जो कभी कभी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे जो पिंड होते हैं उनको अपन बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। तो जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो वो तेज गति से गति करते हुए धरातल की ओर आते हैं वो, लेकिन वायु के घर्षण के कारण उनमें आग उत्पन्न हो जाती है और उसका जितना भी पदार्थ वो वाष्पीकृत होकर के वापस चला जाता है अंतरिक्ष के अंदर या वायुमंडल के अंदर। तो हमारी जो पृथ्वी है उसका रासायनिक संगठन भी कुछ उल्का पिंड के समान होता है और इसलिए हमारी पृथ्वी को अपन एक बड़ी उल्का मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं? एक बड़ी उल्का मान सकते हैं। तो देखो पृथ्वी की रासायनिक संरचना उल्का के समान है, इसलिए पृथ्वी को एक बड़ी उल्का कहा जा सकता। तो देखो मुख्य मुख्य बातें क्या याद रखनी है। पहली चीज कि पृथ्वी की संरचना परतों के रूप में जैसे प्याज में क्या होते हैं, छिलके होते हैं, ठीक उसी तरीके की पृथ्वी की संरचना होती है। दूसरी चीज कि पृथ्वी के केंद्र से सतह के बीच की जो दूरी है वो लगभग 3900 किलोमीटर या 3900 किलोमीटर होने का अनुमान है। फिक्स कितनी है किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है। पृथ्वी में अभी तक 15 किलोमीटर से अधिक गहराई का छिद्र करना संभव नहीं हुआ। तो 15 किलोमीटर तक की गहराई का तो छिद्र पृथ्वी में किया जा चुका, लेकिन इससे आगे की गहराई का छिद्र अभी तक पृथ्वी में नहीं किया जा सका है। अब देखो पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है वो उल्का के समान है। उल्का क्या होते हैं? तो कुछ अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ये पिंड होते हैं। तो जब कभी कभी ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो क्षेत्र उसमें आ जाते हैं तो पृथ्वी की ओर खींचे हुए आ जाते हैं, लेकिन वायुमंडल में घर्षण के कारण ये वाष्पीकृत होकर के वापस क्या होते हैं, चले जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं वापस। तो पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है वो किसके समान थी? उल्का के समान थी, इसलिए पृथ्वी को अपन क्या करते हैं, एक बड़ी उल्का कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो पृथ्वी को मुख्य रूप से अपन क्या करते हैं, 3 प्रकार की परतों से बना हुआ मानते हैं। कितने प्रकार की परतों से बना हुआ मानते हैं? 3 प्रकार की परतों से बना हुआ मानते हैं। और इन परतों की जो मोटाई है उसका सीमांकन अपन रासायनिक और यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर करते हैं। रासायनिक का मतलब तो ये है कि अपन उसका संगठन देखते हैं कि वो परत कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, और यांत्रिक का मतलब है कि अपन वहां पर ये देखते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार की गति पाई जाती है या किस प्रकार का वहां पर बल पाया जाता है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी की जो 3 परतें हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे बाहर की जो परत है पृथ्वी की, जिसे अपन बोलते हैं ऊपरी परत या बाहरी परत,
इसके कई नाम है, और जैसे एक नाम है इसका भूपर पट्टी, इसके अलावा इसको धरातल भी बोला जाता है, भूपटल भी बोला जाता है और भूतल भी इसको बोला जाता है। तो ये तो पहली परत है पृथ्वी की, ठीक है। द्वितीय परत जिसे अपन मध्य परत भी बोलते हैं और इसको मेटल बोला जाता है, तो ये बीच वाली परत है। और इसकी सबसे अंदर वाली परत है जिसे अपन बोलते हैं तृतीय परत या आंतरिक परत। इसका अलावा इसका एक नाम और है, इसको क्रोड भी बोला जाता है। तो ये सबसे आंतरिक जो परत है इसको भी दो परतों में अपन बांटते हैं, एक तो बाहर वाली परत जिसे बाह्य क्रोड बोला जाता है और एक अंदर वाली परत जिसे अंतःक्रोड बोला जाता है। तो ये बाह्य क्रोड और अंतःक्रोड दोनों मिलकर के तृतीय परत या आंतरिक परत का निर्माण करती है, जिसे केवल क्रोड बोला जाता है, ठीक है, जिसको केवल क्या बोला जाता है, क्रोड बोला जाता है। तो ये इस तरीके से तीन परतें हैं, ऊपरी परत या बाहरी परत, दूसरी द्वितीय परत या मध्य परत और तीसरी है तृतीय परत या आंतरिक परत। इसको भूपर पट्टी या धरातल या भूपटल या भूतल बोला जाता है, इसको मेटल बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, क्रोड बोला जाता। तो इन तीनों परतों के बारे में अपन अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इन बातों को नोट कीजिए। अच्छा, एक बात और सुनो कि हम रहते हैं ना, तो ये जो पृथ्वी की जो सतह है, ऊपर ऊपर वाली सतह, इसके ऊपर हम रहते हैं क्योंकि धरती गोल है। तो जितने भी देश बसे हुए हैं वो सारे इसकी सतह के ऊपर बसे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है भाई जो देश नीचे है तो वहाँ के नागरिक नीचे नहीं गिर जाते हैं क्या, ऊपर वाले तो रह जाएंगे टक्कर के, लेकिन नीचे की सतह पर जो आ रहे हैं तो वो क्या नीचे नहीं गिरते हैं कि? तो ध्यान से सुनना, जितना भी हमारी बसावट है मानव सभ्यता की या अन्य जीव जंतुओं की, केवल इस ऊपरी सतह पर है, ठीक है। अब पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती थी इस सतह पर। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे और वस्तुएं विद्यमान है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खिंची हुई रहती है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की सतह से चिपकी हुई रहती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चाहे वो यहाँ हो तो भी वो क्या होगी, खिंची हुई धरती की तरफ रहेगी। वो यहाँ है तब भी वो धरती की ओर ही खिंची हुई रहेगी, वो यहाँ है तब भी वो धरती की ओर ही खिंची रहेगी। ऐसा नहीं है भाई यहाँ वस्तु है तो लुढ़क करके नीचे आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इस कारण से इसकी सतह पर सारी चीजें क्या होती है, चिपकी हुई रहती है, कहीं भाग करके नहीं जाती है। चाहे इधर वाली सतह रही हो चाहे इधर वाली सतह रही हो, इन पर कोई भी वस्तु हो तो वो नीचे नहीं गिरती है, ठीक है। तो हमारा निवास स्थान कहाँ कहाँ होगा, इसकी केवल सतह पर होगा, अंदर तक हम पहुंचे ही नहीं है। हम यहाँ से छिद्र करते हुए अंदर बढ़े या यहाँ से छिद्र करते हुए अंदर बढ़े तो अब तक जो छिद्र हुआ है वो लगभग कितना हुआ, 15 किलोमीटर तक का हुआ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी केंद्र से लेकर के सतह के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 3900 किलोमीटर है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इन बातों को नोट करो। उसके बाद में अपन ये जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या बाहरी परत है जिसे भूपर पट्टी बोला जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ठीक है भाई, किया नोट? हाँ, तो देखो हम बात करते हैं इसकी जो पहली परत है उसकी। तो यहां पर टॉपिक लगा ले ऊपरी परत या बाहरी परत। तो देखो इस ऊपरी परत या बाहरी परत के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज तो ये कि ये जो ऊपरी परत या बाहरी परत होती है ठोस परत के रूप में होती है, मतलब ठोस अवस्था में ये पाई जाती है, जिसके भूपर पट्टी के अलावा और भी नाम है। जैसे इसको धरातल भी बोला जाता है, भूपटल भी बोला जाता है और भूतल भी बोला जाता है।
इसके अलावा ये पृथ्वी का बाहर का आवरण बना रही है, इसलिए इसको पृथ्वी की त्वचा भी कहा जा सकता है, क्योंकि बाहर का आवरण पूरा किसके द्वारा निर्मित है, इस ऊपरी परत के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको पृथ्वी की त्वचा भी माना जा सकता है। तो देखो क्या याद रखेंगे यहां पर, पृथ्वी की ऊपरी परत एक ठोस परत के रूप में होती है, जिसे भूतल या भूपटल या धरातल या भूपट्टी कहते हैं। दूसरी चीज देखो, इसे पृथ्वी की त्वचा भी माना जा सकता है, इसे पृथ्वी की त्वचा भी क्या किया जा सकता, माना जा सकता। अब देखो ये जो सबसे बाहर वाली परत है पृथ्वी की, इसकी जो मोटाई है सभी जगह पर एक समान नहीं होती है। कुछ जगह पर ये ज्यादा मोटी हो सकती है, कुछ जगह पर कम मोटी हो सकती है। जहां पर ये ज्यादा मोटी होगी वहां पर पर्वत का निर्माण हो जाता है, और जहां पर ये कम मोटी होती है वहां पर समंदर या घाटी जैसी चीजों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी की इस परत की मोटाई सभी जगह एक समान नहीं होती है। इस कारण इस पर कुछ जगह पहाड़ है तो कुछ जगह समुंदर। ठीक है, अब आगे देखो भाई, ये जो धरातल है इसके ऊपर मुख्य रूप से दो मंडल पाए जाते हैं। इस धरातल के ऊपर यानी कि पृथ्वी की जो बाहरी परत है, ऊपरी परत है, इसको हम दो मंडल से बना हुआ मानते मुख्य रूप से। तो देखो पृथ्वी का धरातल दो मंडलों में बटा हुआ है। कितने मंडलों में बटा हुआ? दो मंडलों में। तो पहला मंडल है इसका जल मंडल और दूसरा मंडल है इसका स्थल मंडल। स्थल मंडल, ध्यान देना भाई, मंडल वैसे तीन होते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, इसके अलावा वायुमंडल भी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वायुमंडल को इस स्थल मंडल का ही भाग मान लेते हैं। तो हमारा जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिसे हमने धरातल बोला है, यह मुख्य रूप से दो मंडलों से निर्मित है, एक तो जल मंडल और दूसरा स्थल मंडल। क्योंकि हमने क्या किया है, वायुमंडल को भी स्थल मंडल का ही भाग मान लिया है। तो यहां पर हम एक बात लिख लेते हैं कि वायुमंडल को स्थल
मंडल का भाग माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो आगे हम इसी में बढ़ेंगे। तो देखो पहले एक बार देख लें आप कि जो बाहरी परत या ऊपरी परत है पृथ्वी की, उसको क्या क्या नाम दिया गया है? भूतल, भूपटल, धरातल और भूपर पर्टी। तो ये सबसे ऊपर की परत है, ठोस अवस्था के रूप में क्या है? विद्यमान है। इसे हमने पृथ्वी की त्वचा भी माना है। और पृथ्वी की ये जो पृथ्वी है, इसकी ये जो परत है, इसकी मोटाई सभी जगह समान नहीं है। इस कारण से इस पर कई पहाड़ है, तो कई जगह पर क्या है? समंदर है। पृथ्वी का ये जो धरातल है या ये वाली जो परत है, ये दो मंडलों में बटा हुआ है। पहला है जल मंडल और दूसरा स्थल मंडल। तो वायुमंडल को भी हमने क्या कर लिया है? स्थल मंडल के अंतर्गत ही मान लिया है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन बातों को नोट कीजिए। ऊपरी परत या बाहरी परत की ही कुछ बातें और अपन पढ़ेंगे अभी। तो वीडियो पॉज करके पहले इन बातों को नोट कीजिए फटाफट। ठीक है भाई, किया नोट आपने? तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखो ये जो जल मंडल है, ये तो मुख्य रूप से जल का ही बना हुआ है। इस स्थल मंडल की बात करता हूं तो ये स्थल मंडल जो है, इसका अधिकांश भाग मृदा से बना है। तो हम यहां पर एक बात लिख सकते हैं कि स्थल मंडल का अधिकांश भाग मृदा से बना है। तो स्थल मंडल का अधिकांश भाग किससे बना है? मृदा से बना है। अब ध्यान देना भैया, ये हमारे पास में तीन मंडल हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। हालांकि वायुमंडल को अपन स्थल मंडल का ही भाग मानते हैं, लेकिन ये जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का जो भी हिस्सा है जहां पर जीव विद्यमान होता, उस हिस्से को अपन बोलते हैं जीव मंडल या जीव मंडल। ठीक है, तो देखो जल मंडल, स्थल मंडल तथा वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीवन विद्यमान हो, जीवमंडल या जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी को छोड़ करके अन्य किसी ग्रह पर अब तक ये जीवमंडल या जीवमंडल नहीं खोजा गया है। यानी कि पृथ्वी ही वो जगह है अब तक जहां पर ये जीवमंडल क्या होता है? विद्यमान होता है। तो पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर अब तक जीवमंडल नहीं खोजा गया है। ठीक है, अब यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो ये जो आपकी ऊपरी परत है जिसे अपन भूपर पर्टी बोलते हैं, तो इसका लगभग 70% भाग तो जल से ढका हुआ है। यानी कि 70% भाग पर तो क्या है? जल मंडल है। और शेष 30% भाग पर स्थल है। कौन सा भाग है? स्थल है, मतलब स्थल मंडल से वो ढका हुआ है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं वर्तमान में
भूपट्टी का लगभग 70% भाग जल से ढका है तथा 30% भाग स्थल से ढका है। ठीक है, तो ये बातें हो गई भाई। अब देखो, कहीं पर भी अपने को जल मंडल दिखता है तो उसकी ऊपर की सतह सामान्यतः समतल होती है। कैसे होती है? सामान्यतः समतल होती है। लेकिन यदि मैं स्थल की बात करूं तो स्थल हमेशा समतल हो जरूरी नहीं है। तो इस स्थल मंडल के ऊपर समतल नहीं होने के कारण कई जगह पर तो समुद्र नजर आते हैं, कहीं पर पहाड़ नजर आते हैं, कहीं पर घाटियां नजर आती है, तो कहीं पर रेगिस्तान नजर आते हैं। तो देखो, हमने क्या पढ़ा कि ये जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जिसे ऊपरी परत या बाहरी परत या भूपर पट्टी बोला है हमने, तो इसके ऊपर दो मंडल विद्यमान है। पहला जलमंडल, दूसरा स्थल मंडल। वायुमंडल भी है, लेकिन वायुमंडल को स्थल मंडल के अंतर्गत ही मान लिया गया है। तो देखो, स्थल मंडल का अधिकांश भाग मृदा से बना है। जल मंडल तो जल से ही बनेगा, लेकिन स्थल मंडल का अधिकांश भाग किससे बना है? मृदा से बना है। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का ऐसा भाग जहां पर जीवन विद्यमान हो उसे क्या बोलेंगे अपन? जीवमंडल या जीवमंडल बोलेंगे। तो पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर अब तक ये जीवमंडल नहीं खोजा गया, मतलब पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन विद्यमान नहीं है। फिर वर्तमान की अपन ने बात करी तो वर्तमान में क्या है कि लगभग 70% भाग तो इस धरातल का या भूपट्टी का जो 70% भाग है वो जल से ढका हुआ है, और शेष 30% भाग किससे ढका हुआ है? स्थल से ढका हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये बात नोट कीजिए। फिर अपन ये बात करेंगे कि ये जो ऊपरी परत है इसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है भाई, किया नोट? तो आप टॉपिक लगाएंगे अब ऊपरी परत का विकास। देखो, हमें पता है कि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से हुआ है। तो जब इसका शुरुआत में निर्माण हुआ था पृथ्वी का, तो ये सबसे बाहर वाली परत जिसे अपन ने भूपर पट्टी बोला है, ये शुरुआत में ऐसी नहीं थी। शुरुआत में क्या था कि जैसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ तो कुछ लाखों वर्ष तक ये जो भूपर पट्टी है ये एक इकाई के रूप में थी और पतली परत के रूप में थी। बाद में क्या हुआ कि जब ये ठंडी हुई तो ये पूरी परत ठोस अवस्था में बदल गई, और जब ये ठोस अवस्था में बदली तो इसका ये जो पूरा भाग है इसमें दरारें पड़ी। दरारें पड़ने के कारण ये विशाल चट्टान खंडों के अंदर बदली। पूरी जो सतह है ये किस में बदली? विशाल चट्टान खंडों में बदली, जिसे अपन बोलते हैं विवर्तनिक प्लेटें। जैसे सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई कीचड़ होता है, बिल्कुल गीला रहता है तो बिल्कुल एक इकाई के रूप में हमें नजर आता है, उसमें बीच में दरारें बिल्कुल भी हमें नजर नहीं आती है। लेकिन जब वही कीचड़ सूख जाता है तो आपने देखा होगा कि उसके बीच बीच में दरारें पड़ जाती है। या फिर काली मिट्टी आपने देखी है, काली मिट्टी के ऊपर जब पानी भरा हुआ रहता तब तो वो काली मिट्टी एक सतत परत के रूप में रहती है, एक इकाई के रूप में रहती है। लेकिन जब वो सूख जाती है काली मिट्टी तो उसके बीच में दरारें पड़ जाती है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर हुआ। पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है जब ये गर्म थी तो ये पूरी परत एक इकाई के रूप में थी और पतली परत के रूप में थी। लेकिन जब ये ठंडी हुई तो ये विशाल चट्टान खंडों में बदल गई, और उन विशाल चट्टान खंडों को अपन क्या बोलते हैं? विवर्तनिक प्लेटें बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाता हूँ, देखना इसको। ये सूखी मिट्टी का, इसमें आप देखो दरारें पड़ी हुई है।
है ना। तो ठीक ऐसा ही क्या हुआ, पृथ्वी का ये जो बाहरी भाग है ये पूरा दरारों में बट गया और विशाल चट्टान खंड बन गए उससे, और विशाल चट्टान खंडों को अपन क्या बोलते हैं, विवर्तनिक प्लेटें बोलते हैं। तो यहां पर पहले अपन दो बातें याद रखें। पृथ्वी के निर्माण के कुछ लाखों वर्ष तक भूपर्पटी एक इकाई व पतली परत के रूप में थी। ठीक है। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो भूपर्पटी विशाल चट्टान खंडों में बट गई। इन विशाल चट्टान खंडों को विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि विवर्तनिक प्लेटें किसे कहते हैं। तो आपको क्या उत्तर देना है कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ये जो भूपर्पटी है ये विशाल चट्टान खंडों में बदल गई, और इन्हीं विशाल चट्टान खंडों को क्या बोला जाता है, विवर्तनिक प्लेटें बोला जाता है। मतलब इस सतह में दरारें पड़ी तो दरारें पड़ने से बहुत बड़े बड़े खंड इसके बन गए, और उन्हीं बहुत बड़े बड़े खंडों को अपन क्या बोलते हैं, विवर्तनिक प्लेटें बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना भाई, जितने भी महाद्वीप इस पृथ्वी के ऊपर है वो सब विवर्तनिक प्लेटों पर स्थित है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो विवर्तनिक प्लेटें हैं ये बहुत धीरे धीरे गति करती है, और इनकी जो गति होती है हमारी जो नाखून वृद्धि करते हैं लगभग उसके बराबर होती है। तो जिस नाखून धीरे धीरे बढ़ता है तो हमें महसूस नहीं होता, ठीक इसी प्रकार ये विवर्तनिक प्लेटें गति करती है लेकिन हमें इनकी गति महसूस नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि इस पृथ्वी की ये जो परत है पूरी, इसके अंदर टोटल 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई गई है। कितनी? 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई गई है। ठीक है। तो देखो आगे क्या याद रखना अपने को, महाद्वीप विवर्तनिक प्लेटों पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरी बात, विवर्तनिक प्लेटें धीरे धीरे गति करती है, मतलब खिसकती है। इनकी गति हमारे नाखूनों की वृद्धि के समान होती है, समान होती है। ठीक है। आगे देखो,
भूपर्पटी पर 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई गई है। तो ये बात भी अपने को इम्पोर्टेंट लगाने नहीं है कि भूपर्पटी पर टोटल कितनी विवर्तनिक प्लेटें हैं, 29 विवर्तनिक प्लेटें विद्यमान हैं। तो देखो हमने ये जो ऊपरी परत है इसके विकास के बारे में क्या कहा कि शुरुआत में ये ऊपरी परत ऐसी नहीं थी जैसे कि आज है। शुरुआत में क्या था कि पृथ्वी के निर्माण के कुछ लाखों वर्ष तक भूपर्पटी एक इकाई और पतली परत के रूप में थी। इकाई का मतलब समझ गए, बिल्कुल सतत परत के रूप में ये विद्यमान थी, जैसे कीचड़ या गीली मिट्टी होती है, ठीक उस तरीके से। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो भूपर्पटी विशाल चट्टान खंडों में बदल गई और इन विशाल चट्टान खंडों को क्या बोला जाता, विवर्तनिक प्लेटें कहा जाता। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि विवर्तनिक प्लेटें किसे कहा जाता, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में महाद्वीप जितने भी है इस पृथ्वी के ऊपर वो सब विवर्तनिक प्लेटों पर ही स्थित होते हैं और विवर्तनिक प्लेटें धीरे धीरे खिसकती है या गति करती है, लेकिन इनकी जो गति है वो किसके बराबर होती है, नाखून की वृद्धि के बराबर होती है लगभग। और भूपर्पटी पर कितनी विवर्तनिक प्लेटें हैं, तो 29 की 29 विवर्तनिक प्लेटें विद्यमान हैं, ठीक है। तो ये तो जानकारी हो गई हमारी ऊपरी परत या बाहरी परत की। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की जो द्वितीय परत या मध्य परत है जिसे मेटल बोला जाता है उसके बारे में। तो वीडियो पॉज करके पहले इतनी जानकारी आप नोट कीजिए, फिर इसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्या नोट, तो अब द्वितीय परत की अपन बात करते हैं। द्वितीय परत जिसका दूसरा नाम है मध्य परत, ठीक है। तो देखो पृथ्वी की द्वितीय परत को मेटल कहते हैं, मेटल कहते हैं। दूसरी बात, यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। तो दो बातें आप याद रखें। पहली चीज तो क्या है कि पृथ्वी की ये जो द्वितीय परत है इसको मेटल बोला जाता है, और दूसरी बात क्या है कि ये जो तीन परतें अपन ने बांटी है इनमें सबसे मोटी परत कौन सी है, ये द्वितीय वाली परत है जिसको हमने नाम दिया है मेटल। अब बात करते हैं भाई इसका निर्माण किससे हुआ है। तो देखो भाई इस परत का निर्माण पिघली सिलिकेट चट्टानों से हुआ है। ये जो सेकंड वाली परत है इसका निर्माण पिघली सिलिकेट चट्टानों से हुआ, मतलब ये जो सेकंड वाली परत है आपकी ये द्रव अवस्था में है, तरल रूप में ये विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है इस वजह से यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहती है। तो चट्टानें कौन सी है, वो सिलिकेट चट्टानें हैं भाई। सिलिकेट आयन होता है SiO3-2। तो ध्यान देना इसके अंदर क्या होता है, एक तो लोहा फेरस और एक मैग्नीशियम,
ये दोनों तत्व इस भूपट्टी की तुलना में इस परत में ज्यादा होते हैं। भूपर पट्टी जो आपकी ऊपरी परत है इसमें भी फेरस और मैग्नीशियम मिलता है, लेकिन इस वाली परत में ये दोनों जो है ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहां पर एक बात अपने को और याद रखनी है कि इस परत में लोहा व मैग्नीशियम भूपट्टी की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक पाए जाते हैं कौन कौन? लोहा और मैग्नीशियम। किसकी तुलना में? ये जो बाहर वाली परत है इसकी तुलना में। ठीक, अब देखो भाई, ये परत गर्म है, तो जैसे अपन किसी द्रव को उबालते हैं तो उससे बुलबुले निकलते हैं ना, ठीक इसी तरीके से इस परत से भी बुलबुले निकलते हैं, यानी कि उबलते हुए द्रव के समान इस परत में से भी बुलबुले ऊपर निकलते रहते। इसके अलावा ये जो मध्य परत है ये पिघली हुई अवस्था में, पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो ये जो मध्य परत है ये ऊपर नीचे भी होती रहती है। जैसे पानी हिलता है ना तो पानी ऊपर नीचे होता है, ठीक इसी तरीके से ये परत भी क्या होती है? ऊपर नीचे हिलती रहती है। तो हम क्या बताएंगे कि भाई जो मेटल है या द्वितीय परत है इसमें उबलते हुए द्रव के समान बुलबुले निकलते रहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जो मध्य परत है ये अपने स्थान पर ऊपर नीचे हिलती रहती है। ठीक है भाई, तो ये बातें आपको नोट करनी है द्वितीय परत या मध्य परत के बारे में। क्या नोट करोगे आप कि पृथ्वी की जो द्वितीय परत है उसको क्या बोला जाता है? मेटल बोला जाता है। क्या बोला गया? मेटल। ये पृथ्वी की सबसे मोटी परत है और इसका निर्माण पिघली हुई सिलिकेट चट्टानों से होता है। और ये जो सिलिकेट चट्टानें इसमें लोहा और मैग्नीशियम की जो मात्रा है ये पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपट्टी की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। फिर आगे अपन ने क्या बताया भाई, ये जो परत है इसमें उबलते हुए द्रव के समान बुलबुले निकलते रहते हैं और ये जो परत है अपने स्थान पर ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो ये बातें आप नोट करो। उसके बाद में मैं लौटता हूं तृतीय परत के साथ में। कौन सी परत? तृतीय परत या आंतरिक परत, जिसको क्रोड भी अपन बोलते हैं, या ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग भी है। तो पहले आप ये बात नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखो पृथ्वी की जो तृतीय परत या आंतरिक परत है उसकी बात करते हैं। ये सबसे अंदर वाली परत है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखो ये सबसे अंदर वाली परत है, तो ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग भी है पूरा। तो यह परत पृथ्वी का केंद्रीय भाग है और इस परत को हम नाम देते हैं क्रोड। क्या नाम देते हैं? क्रोड नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रोड है पृथ्वी के सर्वाधिक गहराई भाग में है, तो इसलिए यहाँ का जो तापमान है वो भी सर्वाधिक होता है। यहाँ का तापमान होता है लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ का तापमान लगभग कितना है? 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आगे देखो कि ये क्रोड जो है ये इतना गर्म क्यों है? तो इसके पीछे एक कारण दिया जाता है कि जब पृथ्वी बनी थी तो बहुत सारी ऊष्मा इसके अंदर ही रह गई थी और उस अंदर रहने के कारण क्या हो गया कि ये जो भाग है वो बहुत ज्यादा गर्म रह गया। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं भाई ये क्रोड अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो कि क्रोड जो है ये पृथ्वी का सबसे सघन भाग है और इसका घनत्व भी सर्वाधिक होता है। देखो सघन का मतलब होता है पास पास होना। किसी पदार्थ में कण जितने पास पास होते हैं वो पदार्थ उतना ही ज्यादा सघन होता है और पदार्थ जितना ज्यादा सघन होगा उसका घनत्व भी उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो क्या होता है यहां पर कि आपकी ये जो परत है ये पूरी क्रोड है इसके अंदर की, है ना।
तो ये जो सारी परतें हैं इसके ऊपर क्या करती है, दाब डालती है। बाहर वाली सारी परतें क्या कर रही है, इसके ऊपर दाब डाल रही है। तो इस दबाव के कारण इसके अंदर जो भी पदार्थ है वो बहुत पास हो जाता है, जिसके कारण तो वो सघन हो जाता है, और सघन हो जाने के कारण इसका घनत्व भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपकी भूपर्टी ले लो या फिर मेटल ले लो, इन दोनों की ही तुलना में ये जो क्रोड वाला भाग है ये बहुत ज्यादा सघन होता है, और इसका जो घनत्व है ये भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे अपन क्या करते हैं कि जो पृथ्वी का क्रोड है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो ये वाला भाग है जिसे अपन बोलेंगे बाह्य क्रोड, ये वाला भाग, और ये सबसे अंदर वाला जो भाग है इसे अपन बोलेंगे अंतःक्रोड। तो देखो ये जो बाह्य क्रोड है ये तरल अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है, और ये निकल और फेरस का बना हुआ माना जाता है। ये जो क्रोड है ये किसका बना, बाह्य क्रोड है ये किसका बना हुआ, निकल और फेरस का बना हुआ माना जाता है। दूसरा ये अंदर वाला क्रोड है, तो ये जो अंतःक्रोड है ये ठोस अवस्था में होता है, और ये शुद्ध लोहे का बना हुआ माना जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस भाग के अंदर प्लेटिनम और सोना भी उपस्थित है। ठीक है, तो देखो पहले हम यहां तक की बातों को दोबारा से समझते हैं एक बार। देखो हमने पहली चीज क्या पढ़ी कि तृतीय परत या आंतरिक परत, तो ये परत पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रोड भी बोला जाता है। ठीक, क्रोड पृथ्वी के सर्वाधिक गहराई पर होने के कारण सबसे अधिक गर्म भी है, और इसका तापमान लगभग कितना है, 7000 डिग्री सेल्सियस के बराबर इसका तापमान है। अब क्रोड के गर्म होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी के बनते समय अंदर रह गई ऊष्मा ही इसका कारण है। क्रोड पृथ्वी का सबसे सघन भाग है और सर्वाधिक घनत्व वाला भाग भी यही है, क्योंकि क्या होता है कि सारी परतें इसके ऊपर दाब डालती है, इस कारण से इसके जो कण है वो बहुत पास आ जाते हैं, और इसी कारण से इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। घनत्व जितना ज्यादा होगा, सघनता जितनी ज्यादा होगी, घनत्व भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका घनत्व भी बहुत ज्यादा और सघनता भी इसकी बहुत ज्यादा है इन दोनों परतों की अपेक्षा। फिर हमने कहा भाई ये जो क्रोड है इसको दो भागों में बांटा है। इसका जो बाहरी क्रोड है ये तो तरल होता है और निकल और फेरस का बना होता है, और इसका जो अंतः क्रोड है ये ठोस होता है और किसका बना होता है, शुद्ध लोहे का बना होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर सोना और प्लेटिनम भी हो सकता है। अब देखो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये जो क्रोड है ये स्थिर नहीं है बल्कि ये गतिशील है। जिसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, ठीक इसी प्रकार ये क्रोड भी क्या करता है, लगातार घूमता है, और इसकी घूमने की गति पृथ्वी के घूमने की गति से भी बहुत तेज होती है। तो यहां पर क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र के अंदर एक चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण भी इस क्रोड को माना जाता है। तो आगे वो लाइन अपन लिखेंगे, पहले वीडियो पॉज करके आप ये बातें नोट करो, फिर इससे आगे की बात मैं लिखूंगा यहां पर। हाँ तो देखो मैं मिटा रहा हूं, इस लाइन से आगे एक लाइन आपको जोड़नी है बस। चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण भी क्रोड ही है। ठीक है, वैज्ञानिक का मानना है कि क्रोड स्थिर नहीं है, पृथ्वी से भी तेज गति से चक्कर लगाता है, और इसलिए पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण भी कौन है, क्रोड ही है। अब कैसे वो अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये जो क्रोड है इसको इधर बनाते हैं अपन, तो ये तो इसका अंदर वाला भाग जो कि ठोस है, और ये इसका बाहरी भाग जो कि कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में है। तो ये बहुत तेज गति से घूमता है साहब। तो जब ये घूमता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, धाराएं।
और ये धाराएं कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके की धाराओं के उत्पन्न होने से क्या होता है कि क्रोड का एक सिरा तो नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा सिरा जो है वो साउथ पोल बन जाता है। आपको याद हो तो चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक तो एन होता है और दूसरा एस होता है। एन को अपन बोलते हैं उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल, और दूसरे को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल जिसको बोला जाता है। तो इस तरीके से ये जो क्रोड है यही चुंबक के समान व्यवहार करता है। एक सिरा एन बन जाता है और दूसरा सिरा एस बन जाता है। अब आपको याद हो तो जब भी अपन पृथ्वी की धरातल पर किसी भी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका एक सिरा एन की तरफ और दूसरा सिरा एस की तरफ होता है, यानी कि एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होता है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि जब आप क्षण चुंबक को लटका रहे हो तो उसका जो एन वाला सिरा है ये तो आपका जो पृथ्वी का क्रोड है उसके एस सिरे की ओर आकर्षित होता है। किस ओर आकर्षित होता है? एस सिरे की ओर ये क्या होगा? आकर्षित होगा। और चुंबक का जो एस वाला सिरा है वो आपका जो क्रोड है उसके एन सिरे की ओर आकर्षित होगा, ठीक है ना। तो ये सिरा तो किसकी ओर हो गया? उत्तर दिशा की ओर हो गया। और ये सिरा किस ओर हो गया? दक्षिण दिशा की ओर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जिधर उत्तर दिशा है उधर ये जो क्रोड है इसका दक्षिण ध्रुव स्थित होता है। क्रोड की जो चुंबक है उसका दक्षिण ध्रुव स्थित होता है और जिधर दक्षिण दिशा है उधर इस क्रोड का जो चुंबक बना है उसका कौन सा ध्रुव होता है? उत्तर ध्रुव होता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का जो कारण है वो कौन सी परत है, तो आपको बताना है सबसे अंदर वाली परत है जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रोड स्थिर नहीं है, ये पृथ्वी से भी तेज गति से क्या करता है? चक्कर लगाता है और इसीलिए पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण भी क्या है? क्रोड ही है, ठीक है। तो आज हमने पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। एक बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो ये चित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी की संरचना का चित्र बनाइए, तो आपको ऐसा चित्र बना करके आना है। पर्टिकुलर कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत के बारे में लिखिए, पृथ्वी की जो मध्य परत है उसके बारे में लिखिए, या पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसके बारे में लिखिए। तो अलग अलग अपने को लिखना होता है। कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है कि पृथ्वी की जो संरचना है उसको चित्र के द्वारा समझाइए, तो फिर हमें चित्र के द्वारा वो संरचना क्या करनी होती है? समझानी होती है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि विवर्तनिक प्लेट किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि विवर्तनिक प्लेट किसे बोला गया है कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो भूपटल या धरातल जो है विशाल चट्टान खंडों के अंदर बदल गया था और उन्हीं विशाल चट्टान खंडों को क्या बोला गया? विवर्तनिक प्लेटें बोला गया। कोई पूछे भाई विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी होती है? 29 होती। कोई पूछे भाई पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो आपको याद रखना मध्य परत होती है जिसे मेटल भी अपन ने बोला है। कोई पूछे भाई पृथ्वी की कौन सी परत है जिसका घनत्व या सघनता सबसे ज्यादा होती है? तो वो सबसे अंदर वाली परत है, आंतरिक परत है जिसको अपन ने क्रोड बोला। कोई पूछे भाई पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो आपको क्या जवाब देना है? आंतरिक परत या क्रोड वाला भाग, ठीक है। तो ये पृथ्वी की संरचना पूरी हो गई अपनी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पृथ्वी की जो शक्तियां हैं वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।